हेमलता जानती थी कि इस मामले का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, प्रिया, हालांकि मेरे और तुम्हारी माँ के बीच अच्छे संबंध नहीं है, पर कुछ भी हो, मैं अभी भी तुम्हारी मौसी हूं। आमतौर पर अगर हम झगड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह की बात पर मजाक नहीं करना चाहिए। प्रिया ने हेमलता की ओर देखा और मुस्कुराई, फिर हल्के से कहा, बेशक मैं तुमसे इस बारे में मजाक नहीं करूंगी। रुद्र वाकई मेरा मंगेतर है, क्या तुम वाकई मजाक नहीं कर रही हो? हेमलता ने माथे पर बल डाला। बिल्कुल नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है? क्या तुम्हें पता है कि कुलपति ने तुम्हारे लिए पहले ही सगाई तय कर दी है? हेमलता ने जल्दी से प्रिया से पूछा। बेशक मुझे पता है, मैं यहीं इसी मामले को सुलझाने आई हूं। मैं तुम्हारे मिश्रा परिवार की सदस्य नहीं हूं। मैं जिससे चाहूंगी शादी करूंगी, ये मेरी आजादी है, मैं किसी की व्यवस्था नहीं सुनूंगी। प्रिया ने शांत होकर हेमलता से कहा। जब हेमलता ने प्रिया की बातें सुनी तो वो हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, प्रिया, क्या तुम थोड़ी ज्यादा भावुक नहीं हो रही हो? हम मलिक परिवार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये मामला कुलपति ने खुद तय किया था। मैं तुम्हें बता रही हूं, ये सब करके तुम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रही हो। प्रिया ने हेमलता पर एक नजर डाली और धीरे से कहा, यह मेरा अपना मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खैर, मैं पहले जा रही हूं। इतना कहकर प्रिया रुद्र को साथ लेकर दूर चली गई। प्रिया, क्या तुमने वाकई सोच लिया है? हेमलता ने प्रिया को जाते देख जल्दी से चिल्लाया। हालांकि प्रिया ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और आगे बढ़ती रही। हेमलता ने प्रिया की पीठ को शरारती भाव से देखा। वो फुसफुसाई, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि विजयलक्ष्मी की बेटी इतनी साहसी होगी। वह साफ तौर पर विजयलक्ष्मी और मलिक परिवारों को ज्यादा महत्व नहीं देती है। ये एक अच्छा तमाशा होने वाला है। मैं देखना चाहती हूँ कि विजयलक्ष्मी इससे कैसे निपटेगी। ये किसी और का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा अगर तुम इसमें शामिल न हो। हेमलता के पति ने खुद को धीरे से उसे याद दिलाने से नहीं रोक पाया। अपना मुंह बंद रखो, मैं मिश्रा परिवार की सदस्य हूं। मैं इसकी परवाह कैसे नहीं कर सकती? हेमलता ने ठंडे स्वर में डांटा और आगे कहा, अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो विजयलक्ष्मी ने मुझे इतने सालों तक दबाया ना होता। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा शर्मिंदा दिखा। आखिरकार वह मिश्रा परिवार का घर जमाई था। मिश्रा परिवार में उसका दर्जा बहुत कम था, इसलिए भले ही हेमलता ने उससे ये सब कहा, उसने उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच रुद्र और प्रिया शान से मिश्रा परिवार की हवेली से बाहर निकल आए। इस समय वे दोनों अभी भी कुछ हद तक चर्चा का विषय थे। हालांकि प्रिया पहली बार मिश्रा परिवार में आई थी, पर बहुत से लोग उसे जानते थे। आखिरकार विजयलक्ष्मी को अचानक एक बेटी मिल गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित हुआ था। लेकिन जब उन्होंने प्रिया और रुद्र को इतने करीब देखा तो वे सभी दंग रह गए। प्रिया और मिस्टर मलिक की सगाई की खबर पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन अब प्रिया वास्तव में मिश्रा परिवार में एक लड़के को गले लगा रही थी। यह साफ तौर पर अनुचित था। मिश्रा परिवार के वंशजों को चिंता हुई कि प्रिया की हरकतें मिश्रा परिवार के लिए मुसीबत ला सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत मिश्रा परिवार के बुजुर्गों को इस मामले की जानकारी देने के लिए ढूंढा। कहा जा सकता है कि रुद्र और प्रिया का मिश्रा परिवार में आना एक मध्यम दर्जे के भूकंप के पैमाने पर विनाश का कारण बना था। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र और प्रिया इन लोगों से निपटने के मूड में नहीं थे। मिश्रा परिवार की हवेली छोड़ने के बाद उन्होंने संतनगर के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक किए। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया। आखिरकार संतनगर को पर्यटन शहर माना जाता था, इसलिए घूमने के लिए अभी भी कई जगह थी। उन दोनों ने मिश्रा परिवार की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। उन्होंने गाड़ी चलाई और तस्वीरें लेने के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर गए। प्रिया पहले इन बातों को लेकर थोड़ी चिंतित थी, लेकिन जैसे ही वो घूमने लगी, वो उन सब के बारे में भूल गई। वो ये समझ नहीं पाई कि रुद्र उसे हमेशा असुरक्षा की एक अजीब भावना क्यों देता था।
हालांकि ये बहुत सूक्ष्म था। मिश्रा परिवार की हवेली में चूंकि मिस्टर विजयलक्ष्मी सीनियर का जन्मदिन का भोज कल शुरू होने वाला था, इस समय हवेली में असामान्य रूप से चहल पहल थी। मिश्रा परिवार में हर कोई घबराया हुआ और व्यस्त था। इस जन्मदिन भोज के लिए मिश्रा परिवार ने विशेष रूप से 1 दर्जन से अधिक मिशेलिन स्टार शेफों को खाना पकाने के लिए किराए पर लिया था और जन्मदिन भोज का आयोजन स्थल मिश्रा परिवार की हवेली थी। हालांकि मिश्रा परिवार की हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक छोटा सा आंगन था। इस समय आंगन का शांत माहौल बाहर की हलचल के बिल्कुल विपरीत था। आंगन में एक प्राचीन हॉल था और इस समय हॉल में कई लोग बैठे थे और चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। हॉल के बीच में सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि वे चाय पी रहे थे और मेहमानों के साथ चुपचाप बातें कर रहे थे। यह व्यक्ति मिश्रा परिवार का कुलपति मोहनलाल था। हालांकि मोहनलाल लगभग 80 साल के थे। उनकी मानसिक स्थिति अभी भी बहुत अच्छी थी। वह बिल्कुल भी 80 साल के बुजुर्ग जैसे नहीं लग रहे थे। वह अधिकतम 60 साल के लगते थे। हालांकि ये ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्होंने आज मिश्रा परिवार को संभाला हुआ था। अगर यह बुजुर्ग न होते तो मिश्रा परिवार ने ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं की होती। मोहनलाल के बगल में मिश्रा परिवार की अधिक प्रसिद्ध युवा पीढ़ी बैठी थी। ये युवा पीढ़ी अब पूरी दुनिया में फैली हुई थी और उनमें से हर एक की महान उपलब्धियां थी। यहां तक कि विजयलक्ष्मी भी इन लोगों से कम थी। कल मोहनलाल का 85वां जन्मदिन था। इस समय कई मेहमान मिश्रा परिवार की हवेली में आ चुके थे। अगर मेहमान कोई वीआईपी नहीं होता तो मिश्रा परिवार की तीसरी पीढ़ी उनके स्वागत की जिम्मेदारी लेती। थोड़ा ऊंचा दर्जा रखने वालों का स्वागत मिश्रा परिवार की दूसरी पीढ़ी द्वारा भी किया जाता था। जिन लोगों का मोहनलाल व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते थे वे निश्चित रूप से पुणे में प्रसिद्ध हस्तियां थे। इन लोगों में से कोई भी पुणे के विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्ति माना जा सकता था। इसलिए इस समय इस आंगन में दाखिल हो सकने वाले मेहमान ज्यादा नहीं थे। केवल 3 या 4 बुजुर्ग थे और बाकी सब मिश्रा परिवार के सदस्य थे। मिस्टर मलिक सीनियर आ गए हैं। उसी पल बाहर से अचानक एक आवाज आई। जब मोहनलाल ने यह सुना तो वह तुरंत खड़ा हुआ और हॉल से बाहर निकल गया। मोहनलाल बहुत दिनों बाद मिले। एक सूट पहने हुए बुजुर्ग ने मोहनलाल को देखते ही हंसते हुए कहा, राजकुमार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहां आएंगे। ये सचमुच मिश्रा फैमिली के लिए सम्मान की बात है। मोहनलाल ने जल्दी से जवाब दिया और फिर आगे कहा, राजकुमार, प्लीज अंदर आइए। ठीक है। सूट में मौजूद बुजुर्ग मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर मोहनलाल के पीछे पीछे हॉल में आ गए। जब सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए तो मोहनलाल ने पहल करते हुए बुजुर्ग के लिए चाय का प्याला डाला और फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, हम दोनों को साथ बैठकर चाय पिए हुए काफी साल हो गए हैं। इस समय मोहनलाल के सामने बैठे बुजुर्ग मलिक फैमिली के वर्तमान मुखिया राजकुमार के अलावा और कोई नहीं थे। राजकुमार के पीछे एक नौजवान खड़ा था। वो नौजवान सुंदर था और उसमें एक असाधारण आकर्षण था। एक नजर में ही कोई बता सकता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि वो नौजवान थोड़े गुस्से में लग रहा था क्योंकि वह राजकुमार का पोता आदित्य मलिक था। आदित्य को अभी अभी सौरभ का फोन आया था। स्वाभाविक रूप से उसका मूड अच्छा नहीं था। जब राजकुमार ने मोहनलाल की बात सुनी तो वो हल्के से मुस्कुराए बिना न रह सके। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह सही है, हम दोनों को मिले हुए सचमुच काफी समय हो गया है। आखिरकार मैं अब अपने परिवार के मामूली मामलों में हिस्सा नहीं लेता। मैंने वे सब नई पीढ़ी को सौंप दिए हैं ताकि वे उनकी देखभाल करें। मुझे थोड़ी शांति और सुकून मिला है, इसलिए मैं कहीं भी जाने से कतराता रहा हूं। राजकुमार, आपका यहां आना सचमुच बहुत सम्मान की बात है, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा जन्मदिन भोज कैसे छोड़ सकता हूं? मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना चाहता हूं। राजकुमार हंसे और जवाब दिया। इस समय लॉबी में मिश्रा फैमिली में जो भी रैंक में आ सकता था वे सभी यहां मौजूद थे। हालांकि जब इन लोगों ने मोहनलाल को राजकुमार के साथ बातचीत करते देखा
तो वे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार राजकुमार का रुतबा बहुत ऊंचा था और मलिक फैमिली का कारोबार मिश्रा फैमिली के मुकाबले का था। यहां तक कि मोहनलाल भी राजकुमार के प्रति विनम्र थे। जिस मलिक फैमिली से राजकुमार ताल्लुक रखते थे वो पूरे पुणे के शीर्ष प्राचीन मार्शल आर्ट कुलीन परिवारों में से एक था। मिश्रा फैमिली भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मलिक फैमिली न केवल प्राचीन मार्शल आर्ट्स में बहुत निपुण थी, बल्कि मलिक फैमिली के वंशज भी बहुत उत्कृष्ट थे। चाहे वो व्यावसायिक दुनिया हो, राजनीति हो या यहां तक कि सेना, उन्होंने सब में अच्छी उपलब्धियां हासिल की थी। इसलिए मलिक फैमिली का रुतबा भविष्य में यकीनन आसमान छूने वाला था। वे पुणे का नंबर 1 परिवार भी बन सकते थे। इसलिए मिश्रा फैमिली के लिए इस तयशुदा शादी के माध्यम से मलिक फैमिली के साथ नजदीकी रिश्ता बनाना एक आशीर्वाद था। यही वह कारण भी था कि मोहनलाल ने प्रिया के लिए शादी तय की थी। मोहनलाल को अब इस बात की चिंता थी कि एक बार जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मिश्रा फैमिली के पास कोई नेता नहीं होगा। इसलिए वो अपनी जगह लेने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना चाहते थे। मिश्रा फैमिली की कई दूसरी पीढ़ी में कई उत्कृष्ट लोग थे। हालांकि क्योंकि ये लोग बहुत घमंडी और अहंकारी थे, इसलिए वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। चाहे कोई भी पद विरासत में लेता, लोगों को राजी करना मुश्किल होता। तीसरी पीढ़ी के लिए भी यही हाल था। लेकिन अगर प्रिया आदित्य से शादी कर लेती है तो प्रिया को मलिक फैमिली का समर्थन मिल जाएगा। इसके अलावा विजयलक्ष्मी सचमुच बहुत सक्षम थी। प्रिया के लिए इन लोगों को डराना धमकाना बहुत आसान हो जाता। यही वह कारण था कि मोहनलाल ने प्रिया को चुना था। सुदेशना, जाकर ग्रैंडपा मलिक के लिए एक कप चाय लाओ। इस पल मोहनलाल ने अपने पीछे खड़ी लड़की से धीरे से कहा। जब लड़की ने यह सुना तो वह जल्दी से राजकुमार के पास भागी और आदरपूर्वक झुककर बोली, नमस्ते ग्रैंडपा मलिक। राजकुमार ने लड़की को उदासीनता से देखा। हालांकि लड़की की सुंदरता प्रिया से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसमें एक धनी परिवार की महिला जैसा आकर्षण था। वह किसी प्राचीन फिल्म से निकली हुई सुंदरी जैसी थी। इसके अलावा उसके हर भौहें, सिकोड़ने और मुस्कान में नजाकत झलकती थी। एक नजर में ही कोई बता सकता था कि वह एक धनी परिवार से है। ये लड़की मोहनलाल की पोती सुदेशना थी। शुरुआत में राजकुमार चाहते थे कि आदित्य और सुदेशना एक साथ रहें। हालांकि आदित्य को प्रिया की तस्वीर देखकर उससे प्यार हो गया और उसने प्रिया से शादी करने की जिद की। आखिरकार राजकुमार के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुदेशना ने चाय का प्याला डालने के बाद वो मुड़ी और मोहनलाल के पास लौट आई। सुदेशना सचमुच दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। ये अफसोस की बात है कि मेरे इस पोते की किस्मत इसके साथ नहीं है, वरना मैं चाहता कि वह सुदेशना से शादी करे। राजकुमार हल्के से आहे भरे बिना न रह सके। पास ही खड़ी विजयलक्ष्मी को राजकुमार की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसकी आंखों में लाचारी की एक झलक थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार राजकुमार को यह बात कहने का सचमुच हक था। सुदेशना सचमुच आदित्य के लिए सबसे उपयुक्त थी। आखिरकार सुदेशना मिश्रा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। प्रिया सुदेशना से कम थी। जवानों को अपने मामले खुद तय करने दीजिए, मोहनलाल ने राजकुमार से मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है, बुजुर्ग होने के नाते हम नई पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं दे सकते। मेरे पोते की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। राजकुमार ने सिर हिलाया और आदित्य से कहा, आदित्य, ग्रैंडपा विजयलक्ष्मी को प्रणाम करो। नमस्ते ग्रैंडपा विजयलक्ष्मी। आदित्य ने जल्दी से आगे बढ़कर धीरे से प्रणाम किया। तुम सचमुच देखने में अच्छे हो और तुम में महान क्षमता है। मोहनलाल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। राजकुमार एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मोहनलाल, मैं आज अपने पोते को यहाँ लाया हूँ। क्या मैं उसे मिश्रा फैमिली की बेटी से मिलने दे सकता हूँ? आखिरकार दोनों की सगाई होने वाली है और हम अभी तक एक बार भी नहीं मिले हैं। अब समय आ गया है कि वे दोनों एक दूसरे को जान लें। दरअसल मेरा भी यही इरादा था। मोहनलाल ने जल्दी से राजकुमार को जवाब दिया।
फिर उन्होंने मुड़कर विजयलक्ष्मी की ओर देखा, जो पास ही खड़ी थी। जब विजयलक्ष्मी ने यह सुना तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी की एक झलक दिखी। विजयलक्ष्मी, प्रिया कहाँ है? प्रिया को फोन करो और उसे यहां आने के लिए कहो, मोहनलाल ने धीरे से कहा। ठीक है। विजयलक्ष्मी ने सिर हिलाया और जल्दी से अपना फोन निकालकर प्रिया को कॉल किया। हालांकि इस समय रुद्र प्रिया को संतनगर में घूमने के लिए ले जा रहा था। प्रिया का फोन होटल में था, वो उसे अपने साथ नहीं लाई थी। विजयलक्ष्मी ने कई बार कॉल किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हर बार कॉल कटने पर उसके चेहरे की गंभीरता और बढ़ती गई। मोहनलाल के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था। मैंने प्रिया को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। विजयलक्ष्मी ने लाचारी भरे स्वर में कहा, तो फिर किसी को भेजो, जाकर उसे ढूंढो। मोहनलाल ने बिना किसी भाव के कहा। ये सुनकर विजयलक्ष्मी और भी असहज हो गई। उसे पता था कि प्रिया संतनगर पहुंच चुकी है, लेकिन उसने उसे अब तक देखा नहीं था और ये भी नहीं जानती थी कि वो इस समय कहाँ है। मिश्रा फैमिली प्रिया से मिलना चाहती थी और ये बात खुद में ही विजयलक्ष्मी के लिए काफी तनावपूर्ण थी। ऊपर से रुद्र वाली बात ने उसकी चिंता और बढ़ा दी थी। विजयलक्ष्मी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है प्रिया मेरे साथ नहीं आई। शायद वह रास्ते में होगी। वो कल तक जरूर पहुंच जाएगी। क्यों ना हम कल तक इंतजार कर लें। मोहनलाल ने विजयलक्ष्मी की बात सुनी तो हल्का सा माथा सिकोड़ लिया, मगर कुछ बोला नहीं। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो नाखुश है। आखिर इतना महत्वपूर्ण मामला था और प्रिया खुद ही अनुपस्थित थी। ये क्या बात हुई? असल में मोहनलाल ने पहले सोचा था कि वो अपनी पोती सुदेशना का रिश्ता राजकुमार के पोते से करवाएगा, लेकिन विजयलक्ष्मी ने बार बार जोर देकर कहा कि यह रिश्ता प्रिया के लिए तय किया जाए। मोहनलाल जानता था कि विजयलक्ष्मी क्या चाहती है। साथ ही उसे लगा कि इससे मिश्रा फैमिली की स्थिति और मजबूत होगी। इसलिए उसने सुदेशना और प्रिया दोनों की तस्वीरें मिश्रा फैमिली को भेज दी। जब आदित्य ने दोनों की तस्वीरें देखी तो वह तुरंत प्रिया पर मोहित हो गया। मोहनलाल को लगा कि शायद यह सब भगवान की मर्जी है, इसलिए उसने आगे हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि राजकुमार प्रिया के बैकग्राउंड से बहुत खुश नहीं था। आखिर सुदेशना ज्यादा प्रतिभाशाली थी। प्रिया की स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए मोहनलाल ने राजकुमार से कहा कि वह प्रिया को मिश्रा फैमिली की भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करेगा। यह सुनकर राजकुमार को यह विचार पसंद आया और उसने रिश्ता मान लिया, वरना प्रिया के परिवार की हैसियत से उसे कभी आदित्य जैसा वर नहीं मिल पाता। इस पारिवारिक रिश्ते के पीछे मोहनलाल और राजकुमार दोनों के अपने स्वार्थ थे। दोनों अपने अपने फायदे की सोच रहे थे। मोहनलाल जानता था कि विजयलक्ष्मी परिवार की मुखिया बनने के लिए सबसे योग्य है, लेकिन उसका सामाजिक दर्जा और योगदान दोनों ही कमजोर थे। लोगों को ये स्वीकार कराना मुश्किल होता। इसलिए मोहनलाल ने सोचा, अगर प्रिया, जो अब मिश्रा फैमिली की बहू होगी, परिवार की मुखिया बने और विजयलक्ष्मी पर्दे के पीछे से सब संभाले तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दूसरी ओर राजकुमार को मिश्रा फैमिली की शक्ति में दिलचस्पी थी। दोनों परिवारों के एक होने से आदित्य का दर्जा और ऊंचा हो सकता था। राजकुमार, मुझे बहुत अफसोस है वो बच्ची प्रिया थोड़ी चंचल है, अभी तक पहुंची नहीं, मोहनलाल ने लाचार स्वर में कहा। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आई तो कल मिल लेंगे। जल्दी क्या है? विजयलक्ष्मी ने राहत की सांस ली कि राजकुमार नाराज नहीं हुआ। राजकुमार, मैंने सुना है कि आप, वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक सुंदर युवती हॉल के दरवाजे से अंदर आई और बोली, विजयलक्ष्मी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ चुकी? उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान हॉल के दरवाजे की ओर गया। ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हेमलता अंदर चली आई। हेमलता, ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मोहनलाल ने भौहें चढ़ाते हुए डांट लगाई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आई हूं। हेमलता ने जल्दी से कहा, क्या इतनी जरूरी बात है कि मेहमानों के सामने बीच में टोकना पड़ा? मोहनलाल अब प्रिया की गैरमौजूदगी से पहले ही नाराज था।
और हेमलता की दखल से उसका गुस्सा और बढ़ गया। कृपया नाराज मत होइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हेमलता ने धीमे स्वर में कहा। क्या बात है, जल्दी बताओ, मोहनलाल ने झुंझलाकर कहा। असल में मैंने अभी अभी प्रिया को गेस्ट रूम डिपार्टमेंट में देखा, लेकिन विजयलक्ष्मी कह रही थी कि वो यहां नहीं है। जाहिर है कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है, हेमलता ने बेझिझक कहा। यह सुनते ही मोहनलाल का चेहरा गहरा पड़ गया। वो भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ये कैसी बकवास है, बिना सोचे समझे मत बोलो। इतने सारे मेहमानों के सामने मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने सच में अभी अभी आपकी बेटी को देखा है, हेमलता ने आत्मविश्वास से कहा। असंभव, अगर प्रिया यहां होती तो मुझे पता कैसे न चलता, विजयलक्ष्मी ने भौहें चढ़ाकर कहा। सच में नहीं पता, या फिर तुम दिखावा कर रही हो कि नहीं पता? हेमलता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हेमलता, तुम कहना क्या चाहती हो? मोहनलाल ने ठंडे स्वर में पूछा। प्रिया सच में लौट आई है, और विजयलक्ष्मी ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे पता है कि प्रिया इस बार किसी मर्द के साथ आई है, हेमलता ने जोर से कहा। मर्द? ये सुनते ही सबने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। हाँ, मैंने प्रिया को अभी देखा था, उसके साथ एक आदमी था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। जब मैंने प्रिया से पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा वो उसका फियांसे है, हेमलता ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ पल के लिए पूरा हॉल सन्न रह गया। हेमलता के शब्द किसी बम की तरह थे जो सबके बीच फट पड़े। हर कोई हैरान था। मोहनलाल और राजकुमार फिर भी शांत थे। वे इतने सालों में कई तूफान देख चुके थे, लेकिन आदित्य का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे पहले ही सौरभ का फोन आया था कि प्रिया किसी मर्द के साथ दिखी है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब हेमलता की बात सुनकर उसे यकीन हो गया कि सौरभ सच कह रहा था। फिर भी राजकुमार के सामने होने के कारण आदित्य ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। हेमलता, क्या तुमने जो कहा वो सच है? मोहनलाल ने चाय का घूंट लिया और बहुत शांति से हेमलता से पूछा। हाँ, बहुत से लोगों ने प्रिया को उस लड़के को गले लगाते हुए देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद उनसे पूछ सकते हैं। हेमलता तो बस तमाशा देखने आई थी। असल में हेमलता को बहुत समय से विजयलक्ष्मी से चिढ़ थी, इसलिए उसने मौका मिलते ही उसे नीचे गिराने की ठान ली थी। कभी उसने जुए की लत के चलते मिश्रा फैमिली के पैसे गबन किए थे। बाद में उसे डर हुआ कि मोहनलाल को पता चल जाएगा, तो वो मदद के लिए विजयलक्ष्मी के पास गई। आखिरकार उस वक्त विजयलक्ष्मी ने ट्रैवियो कॉर्पोरेशन खड़ी कर ली थी और काफी अमीर बन चुकी थी। लेकिन जैसा हेमलता ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। विजयलक्ष्मी ने उसकी मदद करने के बजाय सारा मामला मोहनलाल को बता दिया। विजयलक्ष्मी की उसी शिकायत के कारण हेमलता की हैसियत परिवार में गिर गई। कई सालों तक लोग उससे बात तक नहीं करते थे। अब जाकर उसका थोड़ा सम्मान वापस आया था। आज उसे बदला लेने का मौका मिल ही गया था। हेमलता की बातें सुनकर सबको लगा कि वो झूठ नहीं बोल रही। माहौल अचानक भारी हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहें। बेशक कुछ लोगों को यह भी पता था कि हेमलता और विजयलक्ष्मी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो यह भी हो सकता है कि हेमलता ने जानबूझकर प्रिया पर इल्जाम लगाया हो। लेकिन अगर वो सच में झूठ बोल रही थी तो ये हद से ज्यादा था, खासकर तब जब राजकुमार और बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे। मोहनलाल अभी हेमलता की बातों पर सोच ही रहा था कि तभी 20-22 साल का एक युवक भागता हुआ अंदर आया। मोहनलाल ने उसे देखा तो भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मयंक, क्या हुआ? वो युवक था मयंक मिश्रा, मोहनलाल का बड़ा पोता और मिश्रा फैमिली का अहम सदस्य। मयंक ने गहरी सांस ली और जल्दी से बोला, ग्रैंडपा, मैंने अभी बाहर प्रिया को एक लड़के को गले लगाते हुए देखा। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए तुरंत बताने आ गया। यह बात भी सब जानते थे कि अगर भविष्य में प्रिया परिवार की मुखिया बनती तो सबसे ज्यादा नुकसान मयंक को होता, क्योंकि प्रिया के आने से पहले तक वही अगला पारिवारिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था। इसलिए अब वो प्रिया की साख गिराने और उसका आदित्य के साथ रिश्ता तोड़वाने की पूरी कोशिश करेगा, वरना वो इतनी बड़ी बात सबके सामने क्यों कहता? मयंक की बात सुनकर मोहनलाल का चेहरा तुरंत बदल गया।
अगर सिर्फ हेमलता ने कहा होता तो वो शक कर सकता था, लेकिन अब जब दोनों ने एक जैसी बात कही थी तो इसका मतलब यही था कि बात में कुछ सच्चाई जरूर है। अब सबकी नजरें विजयलक्ष्मी पर टिक गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिया इतनी बेखौफ कैसे हो सकती है। वो एक अनजान आदमी को मिश्रा फैमिली में लेकर आई और सबके सामने उसे गले लगा लिया। क्या उसे पता नहीं कि उसकी सगाई आदित्य से तय हो चुकी है? कई लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि इस बार विजयलक्ष्मी की बारी है फंसने की। आखिर ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की चेयरमैन होने की वजह से उसने परिवार के बहुत से लोगों को नाराज किया था। कुछ लोग चिंतित भी थे क्योंकि उनका विजयलक्ष्मी से अच्छा रिश्ता था, लेकिन सबकी निगाहें अब मोहनलाल पर थी। अगर वो सच में नाराज हुआ तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। विजयलक्ष्मी कुछ देर तक समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसने तो सोचा था कि मोहनलाल से अकेले में बात करेगी, लेकिन घर लौटने के बाद वो कभी भी मोहनलाल से मिल नहीं पाई। वो हर दिन मेहमानों में व्यस्त रहता था। अगर आज राजकुमार न आया होता तो मोहनलाल शायद उसे मिलने भी न देता। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और बिना कोई भाव दिखाए कहा, विजयलक्ष्मी, ये सब क्या चल रहा है? विजयलक्ष्मी ने हल्की असहाय मुस्कान दी और धीरे से बोली, वो व्यक्ति सच में प्रिया का फियांसे है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। आखिर मामला क्या है? साफ साफ बताओ। मोहनलाल ने गुस्से में कहा। विजयलक्ष्मी के पास अब कुछ छिपाने का कोई कारण नहीं था। उसने प्रिया और रुद्र की पूरी कहानी बता दी। सबको तब पता चला कि प्रिया की सगाई पहले से रुद्र से थी, बस उसकी याददाश्त खो जाने की वजह से ये बात दब गई थी। इसीलिए विजयलक्ष्मी ने आदित्य के साथ नई सगाई करवा दी थी। लेकिन अब रुद्र अचानक प्रिया के सामने आ गया था और प्रिया को अपनी यादें भी वापस आ गई थी, इसलिए वो फिर से रुद्र के साथ है। ये कैसी बेहुदगी है? जब तुम्हें पता था कि प्रिया की पहले से सगाई है तो फिर आदित्य से रिश्ता क्यों जोड़ा? ये कहते हुए एक बूढ़ा आदमी गुस्से में मेज पर हाथ मारता हुआ खड़ा हो गया। विजयलक्ष्मी के चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखी। वो बूढ़ा उसका पिता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुझे सच में नहीं पता था कि प्रिया पहले से किसी से सगाई कर चुकी है। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजयलक्ष्मी के पिता ने भारी मन से मोहनलाल की ओर देखा और कहा, मोहनलाल, गलती मेरी है। मैंने ठीक से जांच नहीं की। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मोहनलाल ने हल्की भौहें चढ़ाई और बोला, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कब कहा कि किसी को सजा दूंगा? बस इस मामले में बहुत सी गलतफहमियां हो गई हैं। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। आखिर इतने सारे मेहमानों के बीच वो किसी को डांट नहीं सकता था, और विजयलक्ष्मी के पिता तो बस अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और राजकुमार की तरफ मुड़कर कहा, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। मुझे पहले इस बारे में कुछ पता नहीं था और कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना मजाकिया रूप ले लेगा। राजकुमार ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज की स्थिति वाकई थोड़ी शर्मनाक है। इसमें हमारे परिवार की भी गलती है। अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मोहनलाल ने तुरंत कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने सारी बात सुनी है और अब स्थिति समझ चुका हूं। प्रिया की पहले से एक सगाई थी, लेकिन याददाश्त खोने के बाद उसने हमारे मलिक परिवार से सगाई कर ली। सही कहा ना? राजकुमार ने शांत भाव से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मोहनलाल ने गंभीरता से कहा। आखिरकार उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे क्या पता था कि वो पहले से सगाईशुदा है। मेरा मानना है कि इस बात के लिए आपको पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि मामला इतना गंभीर है कि सगाई तोड़नी पड़े। राजकुमार मुस्कुराए। आप जितना ऐसा कहते हैं मुझे उतना ही अपराध बोध होता है। मोहनलाल ने झट से कहा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमने इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। आखिर कौन सोच सकता था कि प्रिया की पहले से कोई सगाई रही होगी? लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। आखिर जब उसने दूसरी सगाई की थी, उसके माता पिता मौजूद नहीं थे तो वो सगाई मान्य भी नहीं होती। मोहनलाल ने भौहें चढ़ाई और धीरे से पूछा,
आपका मतलब क्या है राजकुमार भाई? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब सीधा है। अब जो हो गया उस पर बहस का कोई अर्थ नहीं। मैं आज अपने पोते को यहाँ लेकर आया था ताकि मिश्रा फैमिली से औपचारिक रूप से रिश्ता पक्का किया जा सके, लेकिन अब लगता है इसे थोड़ी देर के लिए टाल देना बेहतर होगा। सबसे पहले हमें प्रिया की राय जाननी चाहिए। आखिर बिना लड़की की सहमति के सगाई करना सही नहीं होगा। मोहनलाल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। राजकुमार ने आगे कहा, तो ऐसा करते हैं, प्रिया और मेरे पोते आदित्य को मिलने दीजिए। उन्हें आपस में बात करने का मौका दीजिए। आखिर प्रिया शायद पहले किसी के मीठे शब्दों में आ गई हो, लेकिन जब वो किसी बेहतर इंसान से मिलेगी तो खुद जान जाएगी कि उसका असली पसंद कौन है। अब राजकुमार की मंशा पूरी तरह साफ थी। वो प्रिया की पहले वाली सगाई की परवाह ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद प्रिया और आदित्य के बीच बातचीत की व्यवस्था करने में जुटा था। यानी उसे अपने पोते पर पूरा भरोसा था कि आदित्य रुद्र से प्रिया को छीन सकता है। मोहनलाल की बातों के बाद सभी के चेहरे थोड़े सहज हो गए। सौभाग्य से राजकुमार ने इस मुद्दे को ज्यादा नहीं बढ़ाया, वरना मिश्रा फैमिली के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। मोहनलाल हंसते हुए बोला, रहा आप वाकई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अगर कोई और होता तो अब तक लड़ाई हो चुकी होती। विजय लक्ष्मी ने भी कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर प्रिया अब तक मुंबई में ही रह रही थी और लोगों से उसका बहुत सीमित संपर्क था। अगर उसे यंग मास्टर आदित्य से मिलने का मौका मिला तो वो खुद समझ जाएगी कि कौन ज्यादा योग्य है। मिश्रा फैमिली के बाकी लोग भी विजय लक्ष्मी की बातों से सहमत हुए। आदित्य के चेहरे पर अब राहत के भाव थे। आखिर उसकी तारीफ हो रही थी तो उसे खुशी होनी ही थी। उसे पूरा यकीन था कि रुद्र जैसे आम इंसान की हैसियत नहीं कि उससे मुकाबला कर सके। आखिर एक तरफ था हैंडसम और अमीर युवक आदित्य और दूसरी तरफ गरीब रुद्र। किसी भी महिला के सामने ये दो विकल्प रखे जाए तो वो बिना झिझक आदित्य को ही चुनेगी। मोहनलाल और राजकुमार की बातें सुनकर विजय लक्ष्मी की आंखों में हल्की हैरानी झलकी। उसे लगा था कि जब मोहनलाल को सच्चाई पता चलेगी तो वो रुद्र और प्रिया को अलग करने के लिए सख्त कदम उठाएगा, लेकिन उसने तो उल्टा शांति से मामला संभाला, जो राजकुमार के स्वभाव से बिल्कुल उलट था। स्पष्ट था कि राजकुमार मिश्रा फैमिली की इज्जत रख रहा था। विजय लक्ष्मी को यह परिणाम बिल्कुल मंजूर था, क्योंकि आखिर में अगर प्रिया की शादी आदित्य से हो गई तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मोहनलाल ने विजय लक्ष्मी की तरफ देखा और पूछा, ये रुद्र आखिर है कौन? विजय लक्ष्मी ने झट से जवाब दिया, मुझे ठीक से नहीं पता कि रुद्र कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ कि उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत जबरदस्त है। हमारे घर के 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और वो प्रिया से कैसे मिला ये मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रिया ने कभी बताया नहीं। 20 बॉडीगार्ड्स उसका मुकाबला नहीं कर पाए? मोहनलाल ने हैरानी से दोहराया और राजकुमार की तरफ मुड़कर बोला, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत? क्या ये रुद्र किसी मार्शल आर्ट्स परिवार से है? राजकुमार ने तुरंत कहा, नामुमकिन। अगर वो किसी मार्शल आर्ट्स परिवार से होता तो उन्हें हमारे परिवार की ताकत का अंदाजा जरूर होता। लाख गुना हिम्मत होने पर भी वो हमसे टकराने की सोचता नहीं। भले ही रुद्र लापरवाह हो, उसका परिवार इतना मूर्ख नहीं होगा। मोहनलाल ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा आपने। अगर वो किसी मार्शल आर्ट्स परिवार से होता तो उसका नाम मैं जरूर सुन चुका होता, लेकिन रुद्र नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। राजकुमार ने शांत भाव से कहा, इस बात की ज्यादा चिंता मत करो। सही समय आने पर मेरे पोते और प्रिया को साथ रहने दो। अगर आखिर में प्रिया ने रुद्र को चुना तो समझ लेंगे कि हमारा मलिक परिवार उसके काबिल नहीं था, लेकिन अगर उसने आदित्य को चुना तो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल समय आने पर हम ऐसा ही करेंगे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चाय की चुस्की ली। सबको ये बात समझ में आ गई थी कि भले ही राजकुमार ने कुछ भी कहा हो, अगर प्रिया ने सच में रुद्र को चुना तो मलिक परिवार इतनी आसानी से बात नहीं छोड़ेगा। संभव है कि वे रुद्र से सीधे टकरा जाए
और अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। हेमलता वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसके चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। उसे लगा था कि इस राज के खुलने से मिश्रा फैमिली में तूफान मच जाएगा, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं होगी। सबका रवैया बेहद सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ विजय लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसका तनाव कुछ कम हो गया था। उसने हेमलता की तरफ देखा और मन ही मन ठान लिया, इस घटना के शांत होते ही वो उससे बदला जरूर लेगी। आखिर ये सारी मुसीबतें हेमलता की वजह से ही तो शुरू हुई थी। अगर वो बीच में न पड़ती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। जब मिश्रा फैमिली के लोग इस मामले को कैसे संभाले, इस पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त रुद्र और प्रिया संतनगढ़ शहर में घूम रहे थे। संतनगढ़ असल में एक टूरिस्ट स्पॉट था, इसलिए वहां घूमने की जगह बहुत थी। एक दिन में सब देख पाना मुमकिन नहीं था। दोनों ने तय किया कि बैंक्वेट खत्म होने के बाद फिर से शहर घूमने आएंगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बीच मिश्रा और मलिक परिवार आपस में साजिश रच रहे थे। रुद्र, देर हो रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर वापस जाकर आराम करेंगे। प्रिया ने अपना फोन निकालकर समय देखा और नरम आवाज में कहा, ठीक है। रुद्र भी थोड़ा थक चुका था, इसलिए बिना झिझके मान गया। प्रिया को संतनगढ़ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसने अपने फोन पर रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए मैप खोला। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर दिखते नंबर को देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गई और भौहें सिकोड़ ली। ये शिवम का कॉल क्यों आया? उसने बुदबुदाया। कौन है शिवम? रुद्र ने पूछा। शिवम भी मिश्रा फैमिली से है, हेमलता का कजिन है। मैं उससे कुछ बार अमेरिका में मिली थी। अच्छा इंसान है, उन कुछ लोगों में से जिनसे मेरी थोड़ी जान पहचान है। रुद्र मुस्कुराया। अगर तुम उसे अच्छा मानती हो तो कॉल उठा लो और देखो क्या बात है। थोड़ा सोचकर प्रिया ने कॉल रिसीव किया। कजिन, आपने कॉल क्यों किया? प्रिया, तुम अभी कहाँ हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बाहर हूं। कोई जरूरी बात थी क्या? असल में हमारे मिश्रा फैमिली की नई पीढ़ी का एक छोटा सा गेट टुगेदर है वैंक्सियन होटल में। हम सबने सोचा इतने दिन से सब व्यस्त हैं, तो आज मिल बैठते हैं। वो इस तरह की पार्टियों में खास दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए उसका जवाब थोड़ा ठंडा था। तुम भी आ जाओ ना, शिवम ने झिझकते हुए कहा। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे उन लोगों में से कोई नहीं जानता, बस तुम्हें छोड़कर। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? रहने दो, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा मत कहो, सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। आखिर पहली बार तुम हमारे परिवार में आए हो, हमें भी तो थोड़ा मान दे दो। शिवम ने जिद की। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अभी थोड़ा असुविधाजनक है। मैं अपने फियांसे के साथ हूं, पहले उससे पूछ लेती हूं, फिर बताती हूं। अरे, पूछने की क्या जरूरत है, उसे भी साथ ले आओ। मैं किसी को भेज देता हूं लेने। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर आगे भी तो सबको मिलना जुलना रहेगा। ओह, वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी झिझक देखकर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं उससे बात करके बताती हूं। बहुत बढ़िया, लेकिन आने में देर मत करना, शिवम ने कहा और फोन काट दिया। कॉल खत्म होने के बाद प्रिया ने फोन नीचे रखा और गहरी सांस ली। रुद्र ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? शिवम का कॉल था। वो कह रहा था कि मिश्रा फैमिली के सारे युवा वैंक्सियन होटल में इकट्ठा हुए हैं, हमें भी बुला रहे हैं। प्रिया के लहजे में लाचारी झलक रही थी। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। मुझे तो लगा कोई गंभीर बात है। बुलाया है तो चलो, देख आते हैं। मुझे नहीं लगता उनका इरादा अच्छा है, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो? उसने चिंता से भौहें सिकोड़ ली। इतना बड़ा निमंत्रण दे रहे हैं, चलो देखते हैं क्या चाल चल रहे हैं, रुद्र ने बेफिक्र अंदाज में कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? प्रिया ने धीरे से पूछा। रुद्र मुस्कुराया। डर किस बात का? मिश्रा फैमिली की नई पीढ़ी तो छोड़ो, अगर पूरा परिवार भी सामने आ जाए, रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
प्रिया ने रुद्र की बात सुनकर पल भर उसे देखा, फिर हल्के से पलकें झपकाई। मतलब हम जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने बुलाया है तो चलो देखते हैं क्या चाहते हैं। उसके इस जवाब पर प्रिया ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। उसे बस यही डर सता रहा था, अगर वहां किसी ने रुद्र के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। जब प्रिया ने रुद्र के चेहरे पर वो आत्मविश्वास देखा तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। रुद्र ने उसकी चिंता भांप ली और मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मिश्रा फैमिली के इन लोगों से निपटने के लिए। अगर मैं उनके युवा पीढ़ी के लड़कों से नहीं निपट पाया तो उनके बुजुर्गों से क्या उम्मीद रखूंगा। मेरे लिए वो सब तो बस चींटियां है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रिया ने उसे घूरा और होंठ फुलाते हुए बोली, तुम्हें शेखी बढ़ाने में तो कोई तोड़ नहीं है। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, है, बस इतना कहकर चुप हो गया। हालांकि प्रिया ने उसे डींगे हाँकने वाला कहा था, लेकिन भीतर से उसे उस पर पूरा भरोसा था। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों, पर जब भी रुद्र उसके पास होता उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद शिवम ने प्रिया के फोन पर समारोह का पता भेज दिया। रुद्र ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और दोनों होटल की ओर निकल पड़े। मिश्रा फैमिली की युवा पीढ़ी की इस सभा का आयोजन संतनगर के सबसे शानदार और मशहूर होटलों में से एक में हुआ था। होटल का सारा माहौल, झूमर, सजावट, फर्नीचर, सब कुछ इतना भव्य था कि मानो कोई राजमहल हो। वहां का स्टाफ, उनका पहनावा और बर्ताव, सब कुछ बेहतरीन था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह आम लोगों के बस की बात नहीं। यहां सिर्फ वही आ सकते थे जो सच में अमीर थे। लेकिन जो बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी, वो ये कि ये पूरा होटल दरअसल मिश्रा फैमिली का ही था। वेलकम। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर बढ़ी। प्रिया ने धीरे से कहा, हम मिश्रा फैमिली की सभा में आए हैं। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा आदर से झुक गया। आखिर इस परिवार की युवा सभा में वही लोग आ सकते थे जिनका समाज में नाम और रुतबा हो। उसने तुरंत एक होस्टेस को बुलाया जो रुद्र और प्रिया को एक आलीशान निजी कमरे तक लेकर गई। अंदर का नजारा देखकर रुद्र ने गहरी सांस ली। वहां पहले से ही 50-60 लोग मौजूद थे। सब अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अलग अलग टेबलों पर बैठे थे। जिनका परिवार ज्यादा प्रभावशाली था वे आगे की सीटों पर थे और बाकी अमीर घरानों के बच्चे थोड़े कोनों में। ज्यादातर लोग 20-22 साल के थे। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और कपड़े तो सीधे इंटरनेशनल ब्रांड्स के थे। रुद्र को जल्दी अंदाजा हो गया कि यह सभा सिर्फ मिश्रा फैमिली के युवाओं के लिए नहीं थी। इसमें पुणे शहर के कई जाने माने धनी परिवारों के वारिस भी शामिल थे। असल में यह कहा जा सकता था कि संतनगर के लगभग 50% अमीर घरानों के उत्तराधिकारी यहां मौजूद थे। यह बात ही मिश्रा फैमिली की ताकत और प्रभाव का सबूत थी। अगर वो परिवार कोई मामूली खानदान होता तो इतने बड़े लोगों को एक जगह कैसे जुटा पाता। प्रिया ने भीड़ पर नजर डाली। उसके चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। दूसरी ओर रुद्र बिल्कुल शांत था। उसे इन अमीरजादों से कोई डर नहीं था। उसे साफ पता था कि आज की ये सभा शांति से खत्म नहीं होगी और अगर किसी ने उसे उकसाया तो वो उसे सबक सिखाने से नहीं चुकेगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रिया तुम आ गई। एक युवा लड़का मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा, शिवम। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। क्योंकि शिवम के पिता विजय लक्ष्मी के भाई थे, इसलिए प्रिया का उससे पहले भी मिलना जुलना रहा था और उसका प्रभाव अच्छा था। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उसे नमस्ते कहने का सोचा, लेकिन शिवम ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ नए दोस्तों से मिलवाता हूं। वे सब हमारे मिश्रा फैमिली के प्रमुख के सम्मान में आए हैं। ये कहकर उसने प्रिया को अपने साथ खींच लिया और रुद्र वहीं अकेला खड़ा रह गया। ये साफ था कि शिवम ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन रुद्र बस हल्के से मुस्कुराया और शांत रहा।
आखिर ऐसा व्यवहार उसने पहले भी बहुत बार देखा था और अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शिवम ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे भीड़ के बीच खींचा और बोला, प्रिया, ये सज्जन बेवर्ली हिल्स की मशहूर जैन फैमिली से है। लेकिन तभी वह हैंडसम युवक मुस्कुराते हुए बीच में बोल पड़ा, शिवम, आपको हमें परिचय कराने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारी पहले ही मुलाकात हो चुकी है। शिवम उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस मेहरा, हम पहले मिल चुके हैं, याद है ना? प्रिया उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसे याद आया कि उसने इस युवक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके आसपास खड़े कुछ लोग उसे जाने पहचाने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें उसने कुछ दिन पहले हाईवे पर देखा था। प्रिया को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वही लोग अब मिश्रा फैमिली के जन्मदिन समारोह में नजर आएंगे। शिवम को शायद कुछ पता नहीं था। वो तो अपने उत्साह में प्रिया का परिचय जारी रखे जा रहा था। प्रिया, ये है मिस्टर सौरभ जैन, बेवर्ली हिल्स की जैन फैमिली से। जानती हो, मिस्टर जैन का राजधानी में बहुत रुतबा है। अगर तुमने वहां जाकर बस इतना कह दिया कि तुम उन्हें जानती हो, तो कोई भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तुम्हें इन्हें अच्छी तरह जानना चाहिए, ताकि जब तुम राजधानी जाओ तो मिस्टर जैन तुम्हारी मदद कर सके। इस समय समारोह में संतनगर के कई अमीर घरानों के उत्तराधिकारी मौजूद थे। जैसे ही उन्हें सौरभ की असली पहचान का पता चला, सबके चेहरे पर हैरानी और सम्मान के भाव उभर आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत और हैंडसम युवक इतना शक्तिशाली बैकग्राउंड रखता होगा। जैन फैमिली बेवर्ली हिल्स की सबसे प्रभावशाली फैमिली में से एक थी, और अब सब चुपचाप सोचने लगे कि कैसे सौरभ से दोस्ती बढ़ाई जाए। शायद भविष्य में यही रिश्ता उनके काम आ जाए। लेकिन प्रिया के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका चेहरा गंभीर हो उठा। उसे साफ महसूस हुआ कि सौरभ अच्छा इंसान नहीं है, और जितना शक्तिशाली वह था, उतना ही यह सब रुद्र के लिए खतरा बन सकता था। मिस्टर मिश्रा, आप जरा ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। काश मेरे पास इतनी ताकत होती जितनी आप कह रहे हैं। लोग मजाक में कुछ भी कह देते हैं, आप उसे दिल पर मत लीजिए। मिस्टर जैन, आप बहुत विनम्र हैं, शिवम ने तुरंत कहा। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि सौरभ की ये विनम्रता सिर्फ दिखावे की थी। जैन फैमिली का नाम पूरे पुणे में ऐसा था कि बहुत कम लोग थे जो उनसे टकराने की हिम्मत करते। सौरभ हल्का सा मुस्कुराया और फिर चुप हो गया। शिवम ने देखा कि सौरभ अब और कुछ नहीं बोल रहा, तो उसने प्रिया का परिचय एक और महिला से करवाया। प्रिया, ये है मिस रेवती, रेवती फैमिली से, जो पुणे की सबसे मशहूर निवेश कंपनी की मालिक है। तुमने उनके परिवार का नाम तो जरूर सुना होगा। वो कंपनी जो पुणे की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसी की जनरल मैनेजर है मिस रेवती। क्या वो रेवती ग्रुप इन्वेस्टमेंट की जनरल मैनेजर है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मिस रेवती से सामना होगा। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। सौरभ की पहचान ने तो पहले ही सबको चौंका दिया था, लेकिन रेवती का नाम सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हर कोई जानता था कि रेवती फैमिली का नाम व्यापार जगत में बेहद बड़ा है। सुना तो यह भी गया था कि उनकी जनरल मैनेजर बेहद तेज दिमाग और शानदार बिजनेस माइंड वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो युवती, जो अब तक चुपचाप सनग्लासेस लगाए बैठी थी, वही रेवती परिवार से होगी। रेवती परिवार की प्रतिष्ठा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। उनके मुखिया सरकार में भी बहुत प्रभावशाली पद पर थे, और रेवती तो इस परिवार की भावी उत्तराधिकारी थी। यानी उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वाह, आज का दिन सच में खास है। मिस रेवती को देखना भी सौभाग्य की बात है। हाँ, मिस्टर जैन और मिस रेवती दोनों यहाँ हैं। अब बस सोच रहा हूँ कि क्या और कोई बड़ी हस्ती आने वाली है। अगर हम मिस रेवती से अच्छे संबंध बना ले, तो भविष्य में निवेश जुटाना कितना आसान हो जाएगा। लोगों में फिर से चर्चा शुरू हो गई। हर कोई रेवती को देख रहा था, ये सोचते हुए कि इतनी कम उम्र में वो इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई। रेवती ने हल्की मुस्कान के साथ प्रिया की ओर देखा और बोली, हेलो मिस मेहरा। प्रिया ने भी विनम्रता से उत्तर दिया, हेलो। रेवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी निगाहें अब रुद्र पर जा टिकी। जैसे ही उसने उसे देखा,
उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक आई। उसे लगा कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, बहुत परिचित सा। वो सोचने लगी, मैंने इसे कहाँ देखा है। तभी शिवम ने अगला परिचय शुरू किया। प्रिया, ये है महेंद्र, जिन्हें लोग ब्रदर लांबा कहते हैं। ये संतनगढ़ की लांबा फैमिली से हैं। महेंद्र का शरीर भारी भरकम था और उसके चेहरे से ही एक खतरनाक सी आभा झलक रही थी। जैसे ही भीड़ ने लांबा फैमिली का नाम सुना, सब समझ गए कि वह कौन है। लांबा परिवार संतनगढ़ में बहुत प्रसिद्ध था, खासकर सेना में उनका प्रभाव गहरा था। हालांकि समारोह में ज्यादातर लोग व्यापार से जुड़े थे, इसलिए महेंद्र में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं थी। महेंद्र ने प्रिया की ओर देखा तक नहीं, बस ठंडी निगाह डाली और चुप खड़ा रहा। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन रुद्र ने महसूस किया कि महेंद्र से निकलने वाली ऊर्जा किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वह भले अभी वॉरियर न हो, लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग के बाद आसानी से बन सकता था। महेंद्र के इस बर्ताव से शिवम थोड़ा असहज हो गया। उसने माहौल संभालने की कोशिश में प्रिया को एक और युवक की ओर ले गया। ये युवक बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसका व्यक्तित्व शांत, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक था। सफेद सूट पहने, गहरी नजरें और एक ऐसी गरिमा जो जन्मजात लगती थी। उसके चारों ओर एक ऐसा माहौल था जो सत्ता और प्रभाव की झलक देता था। रुद्र ने उसकी ओर देखा और मन ही मन समझ गया, ये व्यक्ति साधारण नहीं है।